नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ के 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के नवाब तन्मय, जो कि सारेगामापा लिटिल चैम्प से लेकर सारेगामापा बड़ों के प्रोग्राम तक में आए हैं। फर्स्ट रनर अप भी रह चुके हैं और लिटिल चैम्प में सेकंड रनर अप भी रह चुके हैं। आइए अपन जानते हैं तन्मय चतुर्वेदी के बारे में। तो सबसे पहले तन्मय सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया जनाब। तन्मय सर, बचपन से लेकर अब तक आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं। सबसे पहले आपने लिटिल चैम्प में शुरुआत किए थे। आपका एक गाना उसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, वो कौन सा गाना था? ऐसे बहुत से गाने थे और सब अलग अलग जगहों पे फेमस हुए हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो 2-4 गाने, एक मुन्ना भाई MBBS मेरे ख्याल से बहुत फेमस था। देन एक मैंने गाया था मेरे सपनों की रानी, वो बहुत फेमस हुआ था। देन एक झूठ नहीं बोलना गाया था मैंने हिमेश रेशमिया सर का, वो भी बहुत फेमस हुआ था। रंग बरसे बहुत फेमस था। बट मेरे ख्याल से उसमें जो सबसे बड़ा हिट हुआ है मेरा, वो थे 2 गाने। एक मुन्ना भाई MBBS था एंड दूसरा था मेरे सपनों की रानी। पर मुझे जहाँ तक याद है आपने एक गाना गाए थे लिटिल चैम्प जूनियर में, हम काले हो तो क्या हुआ दिल वाले। जी, ये भी गाया था इसके। लेकिन ये इंडिया में कई लोगों को याद है, बाहर भी ऑफकोर्स जहाँ पे हमारी सीडीज़ वीडीज़ प्ले हो रही हैं अभी, श्रीलंका है जैसे, या और भी कई सारी बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मेरे नाम पे सीडीज़ बिकती हैं। उन लोगों का पूरा बिजनेस चल रहा है मेरे नाम पे, अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ रॉयल्टी मांगना शुरू कर दूँ तो बहुत कमाई हो गई उन लोग की। तो ये गाना है उस लिस्ट में। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिट अगर कोई गाना है तो वो मेरे सपनों की रानी, क्योंकि मेरे पास मेरे कई सारे श्रीलंकन दोस्त लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, और वो मेरे नाम से मैसेज नहीं करते थे मोस्टली। आज के आप वही है ना जिसने मेरे सपनों की रानी गाया था। अच्छा। सो ऐसा है, इवन इंडिया में भी देर आर कई ऐसे स्टेज कॉम्पिटिशन जहाँ पे मैं जज रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा कई बार हुआ है कि एक कंटेस्टेंट आके मेरे से बोल के गया है कि मैं आपका गाया हुआ सपनों की रानी गाना चाहता हूँ। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो, जब आप ऐसा सुनने को मिले आपको कि एक ओरिजिनल सिंगर को ना सुन के एक बच्चा आपका गाना सुन के सीख के आए और आपके सामने गाए। मैं ये भी जानना चाहूँगा तन्मय सर कि आपने लिटिल चैम्प में आए सारेगामापा के, आप बड़े लोगों के प्रोग्राम में भी आए, दोनों के जज जूरी अलग अलग थे। तो लिटिल चैम्प के जज ज़्यादा अच्छे थे कि बड़े जो सारेगामापा था? एक्चुअली ऐसे समय पे हम बहुत पॉलिटिकल जवाब देते हैं। ओके। क्योंकि अभी काम तो हमें सभी से निकलवाना है ना, तो मेरे हिसाब से दोनों साइड पे जजेस बड़े कमाल के थे हमारे। अब लिटिल चैम्प्स के जज थोड़े से, ऑफकोर्स देखिए होता क्या है, जब हम बच्चों के रियलिटी शोज़ में होते हैं और हमारे जजेस होते हैं तो वो थोड़ा सा बचपन देख के खेल खेल में सारा कुछ चल सकता है, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता। अभी के जज जो है, हम क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखने लगता है। हम अगर कोई गलती करेंगे तो हमें डांट भी मिलेगी, अच्छा करेंगे तो ऑफकोर्स मोटिवेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, शाबाशी भी मिलेगी। सो दोनों साइड पे जजेस वर वेरी वेरी सपोर्टिव। लिटिल चैम्प्स के जज से भी, क्योंकि मैं आज तक कांटेक्ट में हूँ उनसे, अभी तक है। और अभी के भी जजेस के बारे में बात करूँ देन हमारे लेट श्री वाजिद सर, उनसे मैं जब तक वो थे तब तक मैं उनसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था। और रिचा मैम से भी मैं पर्सनली बात करता रहता हूँ, उनसे कांटेक्ट में हूँ। सो बहुत पॉलिटिकल सा जवाब है, दोनों ही साइड पे अच्छा ही है। मज़ा किसमें आया था दोनों प्रोग्राम में से? ज़्यादा मज़ा किसमें आया था? देखिए, अगर मैं मस्ती वाली बात करूँ तो ऑफकोर्स लिटिल चैम्प्स। अगर मैं गायकी और सीखने वाली बात करूँ तो सारेगामापा सीनियर्स। बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे आके थोड़ा, जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सीख लिए होते हैं तो हमें पता होता है हमें क्या करना है। वहाँ बच्चे थे, हमें जो बोल दिया जाता था हम कर लेते थे। अभी क्या हो गया, अब एक सेंस ऑफ माइंड, एक सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन बन गई कि यार अब गाना अच्छा गाना है, नाउ वी नीड टू प्रिपेयर। सो अभी के लिए ये वाला जो सारेगामापा था, ये मेरे लिए एक तरीके से गुरुकुल था, मेरे लिए सीखने का जरिया। आपने दोनों सारेगामापा किए, इसमें करीबन 10 से 11 साल का अंतर था। 11 साल का, पूरे 11 साल का। तो इस 11 साल में आपकी लाइफ कैसी गई? देखिए, एक तो ये 11 का मेरे साथ बड़ा कमाल का वो है, कॉम्बिनेशन है मेरे साथ। क्योंकि मेरा जो, अगर आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, मेरा बर्थडे 11 नवंबर को होता है। नवंबर 11वां मंथ है। और मेरी कुंडली या मेरा जो भी डिटेलिंग है उसमें मेरा बर्थ रात में 11 बजे हुआ था। सारेगामा का 11 साल का गैप। और इस साल का सारेगामा का मेरा जो, अब जितने भी लोगों से आप पूछेंगे, इस साल का सबसे बेस्ट जो एपिसोड था वो 11वां एपिसोड था जिसमें मैंने गाना गाया था।
सो 11 से कुछ अलग ही सा एक कॉम्बिनेशन है मेरा 11 के साथ। शायद यही रीज़न था कि मैं 11 साल बाद गया, क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स मेरी फैमिली वाले तो 6-7 साल से ही प्रेशर बनाना शुरू कर गए थे। बिकॉज होता ही है मोस्टली ऐसा, 6 साल एक रियलिटी शो करने के बाद फेम हल्का फुल्का जाने लगता है, फिर आप नए लोग आ जाते हैं। मेरी फैमिली वाले लगातार चाह रहे थे कि मैं जाऊँ, बट वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था, हम सीख रहे थे। तो मैंने क्लियर 11 साल बाद डिसाइड किया, फिर से आगे बढ़े। मे बी अगर पहले करते तो नहीं बढ़ते, तो वो 11 का कॉम्बिनेशन ही है सब। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने बॉलीवुड के भी गाने गाए हैं, प्लेबैक सिंगर हो आप, बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हो। तो कैसा लगता है एक नॉर्मल स्टेज शो में गाना और एक स्टूडियो में गाना? देखिए, स्टूडियो में गाना इज़ ऑलवेज़ अ टफर थिंग टू डू। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा, बिकॉज आप जब कंडेंसर माइक के सामने या जब वो स्टूडियो माइक के सामने गा रहे होते हैं, तो आपकी जो गलतियाँ आप माइन्यूटली छुपा सकते हैं वो छुपती नहीं है मोस्टली, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, साउंड इंजीनियर, उन लोग के सामने आती है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, अपने भी कान में सुनाई देती है, आपके कान में हेडफोन लगे होते हैं, आपको भी सुनाई देता है। देन इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड। गया सालों की ट्रेनिंग, वो एक सुर से पता लग गया, अरे बाप रे ये क्या हुआ, फिर आप ऑफकोर्स दोबारा गाएंगे। स्टेज शोज़ में क्या होता है, वहाँ मोस्टली ऑडियंस ज़्यादा है लिसनर्स से। हमारे यहाँ पे 2 तरीके के श्रोता माने जाते हैं, द वन आर लिसनर्स जो ज़्यादा अच्छा सुनना पसंद करते हैं, एंड देन वन आर ऑडियंस जो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो स्टेज शोज़ में हमें सुनने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, अच्छा सुनने वाले लोग की कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ पे वो हम थोड़े आज़ादी से काम कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो ठीक है, कुछ नहीं। तो यानी आपको वहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है? एग्जैक्टली। स्टूडियो में आपको तो हाँ, यहाँ पे जजमेंट, हाँ यहाँ पे थोड़ा जजमेंट ज़्यादा हो जाता है। अभी भी हम जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ, तो हमारा वही आपसे पूछने जाने वाला था, लखनऊ से नागपुर आने का मकसद क्या है? एक्चुअली मैं 2 सालों से मुंबई रह रहा हूँ, पिछले मेरे करियर के सिलसिले में ही, जी। सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन ऑफकोर्स लॉकडाउन किसी ने नहीं सोचा था हो जाएगा, तो बहुत सारे काम रुक भी गए थे। अभी मैं बैठा था, कुछ खाली समय था मेरे पास बहुत सारा, घर पे बैठे हुए थे, कब तक मूवी देखेंगे, बोर हो गए, तो फिर लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया, कलम लिया, एंड देन कुछ छोटी मोटी मेरे भाई लोगों से हेल्प करके एक अच्छी सी लिरिक्स तैयार की, एंड देन फाइनली हम लोगों ने बात की, उसे कंपोजिशन करवाया, वो गाना हमने रिकॉर्ड किया। अब उसका वीडियो शूट करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सो वी आर उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो अभी उसी प्रोजेक्ट में लोगों से मिलना जुलना सब चालू है। फिर मोस्टली सितंबर में हमारा प्लान है, सितंबर या अगस्त एंड में हम इस गाने को रिलीज़ कर रहे हैं जी म्यूज़िक से। सो बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, एक फ्यूजन है इंडियन क्लासिकल के ऊपर ही, उसको हम लेके आ रहे हैं। तो आपकी ये लॉन्चिंग पार्टी भी होंगी? बिल्कुल होगी, और आप लोग को तो आना पड़ेगा, है ना। लॉन्चिंग पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब होगा, बड़े लेवल पे काम हो रहा है ना। सो बिल्कुल सब आएंगे उसमें। और बहुत, मैं जैसा बोला, क्लासिकल टर्म पे है, तो हमने एक हमारे गाने का सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमने एक नए राग को, मतलब ऑफकोर्स राग बहुत पुराना है, कब से चलता आ रहा है, बट इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत रेयरेस्ट राग है। मोस्टली हमने कभी भी इंडियन गानों में इस राग का यूज़ नहीं देखा है आज तक, या कहीं भी नहीं देखा है, तो लोगों को इवन नाम भी नहीं पता। कई बार जो क्लासिकल लोग हैं उनको भी बहुत कम नाम पता है। तो हमने एक नया राग लोगों के सामने लाने का कोशिश किया है, जिस राग का नाम है माली गौरा। माली गौरा ये पूरा धनाश्री से मिलता जुलता राग है। तो इस गाने में जो हमारा कंपोजिशन आ रहा है, इसमें हमने माली गौरा का यूज़ किया है। सो ये पहला बार इंडियन इंडस्ट्री में माली गौरा का एक एंट्री होगा, जो एक बहुत खूबसूरत राग है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। ओके, तो ये गाना तो आप अभी गा नहीं पाओगे जब तक आपका लॉन्च नहीं होगा। बोलो भाई, बिल्कुल नहीं देखे ऑफ कोर्स। तो हमारे दर्शकों के लिए कम से कम आप भूतनाथ का जो प्लेबैक सॉन्ग है वो 2 लाइन तो आपको सुनाना उसका मुद्दा ये है, गा तो दूंगा मैं, तभी तो बच्चा था, वो गाना बड़ा स्वीट लग रहा है सुनने में। अब बड़े हो गए, अब वो गाना गाना कैसा लगेगा, मैंने उसके बाद से गाया ही नहीं। मोस्टली यही होता है जब आप बच्चों वाले गाने गा रहे होते हैं। 2 लाइन गाने के लिए बोल रहा हूँ पूरा। हाँ जी, ओके। इसमें दम है जो करेगा हमसे कोई झगड़ा बगड़ा, जो भी अकड़ा खाएगा वो हाथ हमारा जम के तगड़ा। थैंक यू। और बताइए, आप नागपुर में अभी कहाँ घूमते? हम लोग का प्लान है ऑफ कोर्स, बॉस हम लोग को यहाँ पे घूमना है। अभी कल परसों में हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कुछ अच्छा। बाकी अभी तो इतना काम वाम में भी बिजी हैं, इतना बहुत सही चीज़ें चल रही हैं। मोस्टली घूमने जाने का मतलब होता है किसी के घर जाके मीटिंग करना, अभी आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो वही सिलसिला चालू है। आप, मैं देखा, मजाक कर रहे हैं,
बचपन में भी आपकी ऐसी ही आदत थी मजाक करने की, और सारेगामापा ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से निखार के दिखाया था। देखिए मेरे को याद है अभी अभी जब सीनियर सारेगामा में थे, जी। अब मोस्टली क्रिएटिव्स का जो काम होता है, तो उन्होंने मुझे बुला के बस एक ही बात बोला था, बोला हमें वो लिल चम्स वाला तन्मय चाहिए वापस। ओके। क्योंकि मैं बीच में थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीख लिया फलाना, बहुत ट्रेनिंग हो गई, और ट्रेनिंग मेक्स अ मैन थोड़ा सीरियस, तो वो सीरियसनेस आ गया था संगीत को लेके, फलाना ये सब मजाक मजाक थोड़ा साइड छोड़ दिया था। बट उन्होंने जब बोला कि नहीं वही चाहिए, तो मैंने खुद कितनी बार शायद मैंने खुद के वीडियोस देखे हैं ये समझने के लिए भाई मैं था क्या। फिर वो चीज़ दोबारा वापस आई है, और अब शायद फाइनली वापस आई है, और अब वो जाने नहीं वाली किसी भी कीमत पे, चाहे मैं सीखता रहूँ। और थैंक्स टू और नटखटपना था, बिल्कुल शरारत थी, वही आज आपकी पहचान बन गई है। मैं ये भी कहूँगा एग्जैक्टली थैंक्स टू सारेगामापा की वजह से, क्योंकि मैंने मोस्टली नोटिस किया, और मैं आप मेरे साथ भी, मोस्टली इंसान जैसे बड़ा होता जाता है वो अपना बचपना खोता जाता है, और मेरे हिसाब से इंसान का बचपना उसके साथ हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। वो एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है इंसान के अंदर, अगर उसे सामने वाले के पास हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है। मैं जितना बदमाश, जितना मस्तीखोर रहूँगा, उतना सामने वाला खुश रहेगा, और मेरे को सीरियस देख के फिर सामने वाला मुझे देवदास ही समझेगा, तो बेहतर है मैं देवदास ना बनूँ, थोड़ा मस्तीखोर हो जाऊँ। तन्मय सर, आप ये जो हेडफोन गले में लटकाए रहते हो, उसके पीछे का क्या राज है? क्या ये आपकी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नहीं है बेसिकली, अगेन सब क्रिएटिव्स का वर्क है, ऑल टीआरपी बेसिकली। ये मेरे को बहुत शौक है हेडफोन कलेक्शंस का, वो अलग बात है। मैं करता रहता हूँ, और बहुत महंगे महंगे हेडफोन्स भी खरीदे हैं। मेरा पहला हेडफोन मैंने 99 का खरीदा था, और मेरा शायद लास्ट हेडफोन मैंने 35,000 का खरीदा था। ओके, दैट्स द रेंज, 35,000। दैट्स द रेंज। तो मुझे बहुत शौक है हेडफोन्स का, मतलब मेरे ख्याल से एक बार के लिए सस्ता मोबाइल ले सकते हैं, हेडफोन सस्ता नहीं होना चाहिए, इसकी क्वालिटी कमाल रहनी चाहिए। ओके। ये तो फिर उसके बाद वो जो 35,000 वाला हेडफोन था, दैट्स वही जी पे दिखा है हमारा। सो मुझे याद है जी ने, मैं मोस्टली स्टेज पे भी जब जाता था, कौन उतारे फिर बार बार पहने फिर उतारे, तो बेहतर है ये चलते रहता था हमेशा से ही। तो फिर उन्होंने बोला कि आप स्टेज पे भी इसे लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता था तभी वो नाम दे देंगे हेडफोन नवाब का। फिर फाइनल उन्होंने वो नाम दे दिया, कोई नहीं, टीआरपी चलती जा रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप लो जो चलता है। तो वो एक अच्छा, ऑफकोर्स वो बाद में मेरी आइडेंटिटी बना दी गई कि हेडफोन साथ में रहना चाहिए। और अभी मैं सच बोलूँ तो ये मुझसे बड़ा सेलिब्रिटी है। वो सर भी बाहर निकलते होते हैं, कहीं मेरे को घर पे किसी के घर भी ले जाना होता है, तो कहते हैं बेटा हेडफोन किधर है, तू छूट जा घर पे, हेडफोन तो साथ ही जाएगा। तो अभी ऐसा वाला मुद्दा है, तो ये ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं अभी मेरे से। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप 11 साल बाद इंडस्ट्री में एक तरीके से रिटर्न हुए। रिटर्न होने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? एक्चुअली सही बात बोलूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके। जैसा पहले था वैसे ही आज भी है, जैसे पहले लोग मोहब्बत करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। इंडस्ट्री के तौर पे इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। पहले बड़ा कमाल का म्यूज़िक सुनने को मिला करता था, जब मैं 2007-8 की बात करता हूँ। हमारे पास अच्छे सिंगर्स थे। फिर 2010 के बाद से रैप वैप आने लग गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो इंडस्ट्री थोड़ी चेंज हो गई। तब मेरे से पूछा जाता था तो मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था। अब मेरे से पूछना चाहता हूँ, अब मेरे से पूछा जाता है तो शायद मैं एक बेहतरीन सिंगर बनना चाहता हूँ। वो प्लेबैक साइड हो गया है थोड़ा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी मैं बोलता आ रहा हूँ कि शायद इन इंडस्ट्री को मेरी ज़रूरत नहीं है, और मेरे जैसे कई आर्टिस्ट की नहीं, क्योंकि फिर मुझे मेरे ख़ानदान का ढूंढना पड़ेगा, कोई म्यूज़िक से कनेक्टेड है, और इतना होगा नहीं भाई, मेरे पास कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। यानी आप कहने ये चाह गए इंडस्ट्री में वही टिक सकता है जिसकी पहले से बुनियाद हो, या तो बुनियाद हो या बड़े लोगों से दोस्ती है। और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं ना किसी से दोस्ती करता हूँ ना किसी से दुश्मनी। सो कोई काम का प्रात उसमें कुछ बनेगा नहीं मेरा। सो बेहतर है मैं इंडस्ट्री से साइड होके मैं अपने काम पे वर्क करता रहूँ। और इंडस्ट्री में दूसरी बात ये भी होती है कि मैं थोड़ा आज़ादी नहीं फील कर पाऊँगा, मेरे को जितना पता है, क्योंकि मोस्टली हमें वो गाना पड़ेगा जो सामने वाला चाहता है, जो इंडस्ट्री चाहती है। यहाँ पे मैं आज़ाद हूँ। आज जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो भी मेरा आज भी प्रोजेक्ट आ रहा है, मैंने आज़ादी से मेरा काम किया है। वो लोगों तक उतना ही पहुँचेगा जितना इंडस्ट्री से पहुँच सकता है, लेकिन मैं अपना काम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ना कि इंडस्ट्री का कहा हुआ काम। राइट। सो तन्मय सर, अभी देखा जाता है बॉलीवुड में बहुत से सूफी सॉन्ग आ गए हैं, और एक नॉर्मल सॉन्ग भी होते हैं, खाली क्लासिकल सॉन्ग होते हैं। तो इन सॉन्ग में क्या अंतर है और कौन सा बेस्ट आपको लगता है? देखिए, एक तो सूफ़ी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अभी का जो इस समय का जो सूफ़ी ट्रेंड है, उसके हिसाब से मैं अगर शाउट करके या चिल्ला के उस खुदा को पुकार रहा हूँ तो वो सूफ़ी है।
और मेरे हिसाब से सूफ़ी इज़ अ प्योर डिवोशन, क्योंकि मैं जिस घराने से आता हूँ वो कव्वाल बच्चों का घराना या सूफ़ी घराना ही कहलाता है। हम लोगों ने हमेशा से सूफ़ी गाया है, तो उसको पहुँचाने के लिए मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहुँचाने के लिए मुझे दिल से गाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो म्यूज़िक वो होगा जो आपके दिल से निकले, ना कि वो होगा कि मैं मेरे तार सप्तक पे गा के और चिल्ला के गाऊँ और वो सूफ़ी है। सो ये थोड़ा सा चेंज आया है सूफ़ी म्यूज़िक में। हमने पहले भी, इससे पहले भी सूफ़ी म्यूज़िक सुने। हमने उस्ताद नुसरत साहब को भी सुना है सूफ़ी गाते हुए, लेकिन वो कमाल गाते थे। कव्वाली में भी उनका जो सूफ़ी टच आता था वो अच्छा आता था। आबिदा परवीन जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और भी बहुत से पाकिस्तान में हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं। और कैलाश खेर साहब ने भी इससे पहले सूफ़ी म्यूज़िक को थोड़ा थोड़ा प्रमोट किया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उनको ये सारी चीज़ें ए आर रहमान सर ने बहुत प्रमोट किया है बीच में। चाहे पिया हाजी अली की बात करें, ये भी एक सूफ़ी कव्वाली है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं चिल्ला के गाऊँ। और बाकी जो बॉलीवुड म्यूज़िक की बात है, जो आम म्यूज़िक की बात है, उसके बारे में तो मैं कोई शब्द बोलना ही नहीं चाहता, बिकॉज अभी म्यूज़िक कम और मशीन ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे शायद गाना ज़रूरी नहीं मैं सुर में गाऊँ या नहीं गाऊँ, मैं जैसा चाहूँ गा सकता हूँ स्टूडियो में जाके, और बाकी सारा काम उस कंप्यूटर का है। राइट, सो वो भी एक बहुत संभलने की बात है, बिकॉज हम मेरे ख्याल से अपने देश का म्यूज़िक सेंस बिगाड़ रहे हैं। उसकी वजह से लोग शायद मेहनत करना छोड़ देंगे आने वाले 10 सालों बाद, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारे पास इक्विपमेंट्स है, तो हमें इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि इसकी मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो इक्विपमेंट की। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जी, जितना भी रियलिटी प्रोग्राम होते हैं, उसका जो रिजल्ट रहता है, क्या वो पहले से फिक्स रहता है या मार्केट में जनरल रहता है ये? ओके, तो ऐसा है कि अब मैं सभी रियलिटी शोज़ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा। देखिए, कहीं ना कहीं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि रियलिटी शोज़ में कुछ भी रियलिटी नहीं है, कुछ हद तक सही है ये बात और कुछ हद तक गलत भी। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ इट्स अ फिक्स, या ऐसा हमेशा से फिक्स रहता है। पर हाँ, फिनाले में हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इफ़ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ज़रूरी नहीं अगर वहाँ पे कुछ, इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ती है, तो फाइनली देखिए, कोई भी कंपनी अपना बिज़नेस देखेगा, कोई भी ब्रांड होगा वो अपना बिज़नेस देखेगा, चाहे वो चैनल हो या हम हैं। ठीक है, तो बीइंग एन आर्टिस्ट मैं भी अपना बिज़नेस के लिए वहाँ गया था, वो भी फाइनल में अपना बिज़नेस ही देखने वाला है, उसे जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वो वहीं को जिताने वाला है। सो दैट्स हाउ इट गोज़। तन्मय सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, और एक कोई भी गाना अपनी पसंद का हमारे दर्शकों को? और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में है, उस्ताद राशिद अली खान साहब ने गाया है। ओके, इसे बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। जी 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 जी। हाय ना, नैना तेरे कजराए, नैनों पे हम दिल हारे, अनजाने तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे, सांसों की लहर मदम चले तो सिके बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगी जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। तो तन्मय सर, आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय हम लोग को दिया। इंडिया फैक्ट न्यूज़ की आज पूरी टीम आपसे मिलने के लिए आई है, उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब हम बात करते हैं निखिल सर से, जो कि प्रोड्यूसर है, और शीतल मैम से, कि आज तन्मय जी नागपुर आए हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में। क्या है वो प्रोजेक्ट सर? चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए क्या है आपके प्रोजेक्ट में और क्या नया है इसमें? प्रोजेक्ट में ऐसा है कि हम लोग बिरहा नाम से एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो एक एल्बम है जिसको हमारे तन्मय चतुर्वेदी जी ने गाया है, जिसका सॉन्ग हमारा पूरा रिकॉर्ड हो चुका है मुंबई में लता मंगेशकर स्टूडियो में। अभी हम उसका वीडियो रिलीज़ करने जा रहे हैं, वीडियो का शूट हम करने जा रहे हैं, उसका शूट हम बैतूल में करने जा रहे हैं इसी सिलसिले में। मध्य प्रदेश। हाँ जी,
इसी सिलसिले में तन्मय को मैंने यहाँ लाया हूँ। हमारा ऑडियो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा वीडियो पार्ट होना बाकी है। इसी सिलसिले में तन्मय मेरे साथ आया है। तो तन्मय सर का कितने दिन का टूर है नागपुर में? अभी तो तन्मय जी तो अभी जितना दिन मैं उनको बोलूँगा रुकिए तो वो रुकने को तैयार है। अब वो उनका ये कहना है कि आप जब तक मेरी यहाँ तक खातिरदारी करेंगे तो मैं तो रुकूंगा। अभी ऑब्वियसली उनके साथ प्रोड्यूसर है तो वो तो रुकेंगे ही, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा 31 तक यहाँ शेड्यूल है तन्मय जी का। और उसके बाद में फिर हम लोग मुंबई रवाना होकर वापस शूट के लिए चले जाएंगे फिर। हाँ, मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम कैसा लगेगा है आपको तन्मय सर के साथ काम करके? तो बहुत अच्छा है। उनकी सबसे वॉइस जो है वो इतनी सही है, जो सॉन्ग को इतना ज़्यादा लेवल पे लेके जाएंगी जब वो आएगा। और सब हमारी तो गुजारिश यही रहेगी कि लोगों की वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पसंद आए। हमारी कोशिश यही है बस। चलिए सर, आप दोनों ने हम लोग से बात किया, कीमती समय दिया, के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना